ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज हुक्म की हुकूमत एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 21 to 30. And guys, don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience. तो चलिए शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त का टाइम हो रहा था और रुद्राक्षी जब काशी के केबिन में आई तो काशी का केबिन खाली देखकर उसने काशी को फोन किया तो काशी इस वक्त कार में बैठकर ऑफिस की तरफ जा रही थी। उसने फोन उठाया और कहा, क्या हुआ, आपने फोन किया? तभी रुद्राक्षी ने बोला, दीदी आप कहाँ पर हो, आप ऑफिस में नहीं हो? ये सुनकर काटने का, मैं ऑफिस आ रही हूँ। तभी रुद्राक्षी ने कहा, आप शिराज होटल में हूँ, मैं आपका भरी वेट कर रही हूँ, मैं और सब लोग लंच के लिए उधर आ रही है, आप उधर पूछो या कहने की बात है। फोन काट दिया रुद्राक्षी। काशी के केबिन से बाहर आए और तृप्ति के पास गई और बोली, तृप्ति दीदी चलो आज हम लोग बाहर लेंस करेंगे। और वह तृप्ति की कोई बात सुने बिना है उसे लेकर कार में बैठकर शिराज होटल की तरफ चली गई। वहां पर काशी और विराट शिराज होटल में बैठकर रुद्राक्षी और चुटकी का वेट कर रहे थे। 5 मिनट बाद उन्हें रुद्राक्षी होटल में अंदर खाते हुए नजर आए और उसके पीछे नजर आए। रुद्राक्षी ने जब काशी को देखा तो वह काशी के पास आई और उसके बगल में रखे हुए चेयर पर बैठ गई। कभी रुद्राक्षी ने विराज से पूछा, मेराज भाई आपने कुछ नहीं किया? मेराज में ना मैं इशारा किया तो रुद्राक्ष इन मेन्यू लेकर अपने लिए और सबके लिए लंच ऑर्डर किया। कुछ समय बाद उनका ऑर्डर आया तो उन्होंने अपने नाम से स्टार्ट किया। तभी आखिरी में रुद्राक्ष बोली, मुझे अभी भी इलाज में कुछ कमी लग रही है अब तक। यह सुनकर काशी और जब रुद्राक्षी को देखने लगे तब रुद्राक्षी ने कहा, अरे हाँ, मैं तो जलेबी ऑर्डर करना ही भूल गई। उसने फिर से वेटर को जलेबी का और ले लिया और कुछ टाइम बाद वेटर उसके लिए एक प्लेट में जलेबी लाया। रुद्राक्षी ने प्लेट लिया और जलेबी खाने लगे। ज्यादा किसी ने जलेबी नहीं खाया क्योंकि सबने बहुत ज्यादा खाना खा लिया था। रुद्राक्षी ने जलेबी खाया और यीशु से अपना हाथ साफ किया, फिर बिल पे कर वह सब ऑफिस की तरह निकल गए। रात का वक्त किस वक्त काशी राजावत महल में अपने रूम में तैयार हुए थे क्योंकि उसे मित्र त्रिपाठी के पार्टी में जाना था। वह चेंजिंग रूम से बाहर आए तो उसने एक ब्लैक कलर के साड़ी पहनी हुई थी जो कि उसके ऊपर बहुत अच्छी लग रही थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा था, आंखों में काजल लगाया हुआ था और लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाए हुए थे और उसने लाइट मेकअप किया था। उसने कानों में छोटे छोटे डायमंड के टॉप्स डाले हुए थे, एक हाथ में ब्लैक चूड़ और दूसरे हाथ में वॉच पहना हुआ था। अपने ऊपर परफ्यूम लगाया और ब्लैक हेड्स पहना और अपना पर्स लेकर अपने रूम से बाहर निकल गई है। तभी हॉल में रुद्राक्षी, जो कि अभी अभी आपके रूम से पानी पीने के लिए बाहर आई थी, वह काशी को तैयार देखकर बोली थी, दीदी आज किसे घायल करने का आपका इरादा है? अखंड जीजा जी को तो नहीं? ये सुनकर काशी का फेस लेट हो गया। वह रुद्राक्षी के तरफ देखते हुए बोली, हम पार्टी में जा रहे हैं और आप बहुत ज्यादा नहीं बोलने लगी है। ये सुनकर रुद्राक्षी बोली, सच बोलो तो लगता है मैं ज्यादा बोलती हूँ। रुद्राक्षी ने काशी से पूछा, दीदी आप कब तक आओगे? ये सुनकर काशी ने कहा, मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी आओ। तभी काशी का फोन रिंग होने लगा। उस पर अखंड कॉलिंग शो कर रहा था। क्या देखकर आप ही बोलिए, इसका मतलब मैं सच बोल रही थी। कभी काशी ने कहा, मिस्टर त्रिपाठी ने हम दोनों को बुलाया है इसलिए हम दोनों जा रहे हैं। और कहाँ जाकर आप अपने रूम में सो जाइए। और वह गेट से बाहर आ गए। वही राजावत हवेली के पार्किंग में अखंड ने अपनी कार पार की हुई थी और वह कार से बाहर कार के बोनट टैग लगाकर खड़ा था। वहीं जब अखंड ने काशी को मार्केट में आते हुए देखा तो वह उसे देखता ही रहेगा क्योंकि ब्लैक साड़ी में खास बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। इन्हें काशीपुर से आती नहीं थी ऐसी उसके पास आए और अखंड से बोली, जल्दी चलिए वरना हम दोनों लेट हो जाएंगे। लेट हो जाएगा? अखंड उसकी बातें सुनकर होश में आया और जाकर राशि के लिए गेट खोला तो वह कार में जाकर बैठ गई। अखंड कार में बैठा और कार को राजावत हवेली से बाहर लाया। आशिया खंड की कार राजावत हवेली के गेट से बाहर आई। वैसे 4-5 गाड़ियां उनकी कार के आगे पीछे चलने लगे जो कि अखंड के बॉडीगार्ड्स की कार थी। वही कुछ समय बाद वह सब पार्टी वेन्यू पर पहुंचे तो वह एक होटल था। दक्ष अपनी कार का गेट खोलकर बाहर आया और काशी के तरफ का गेट खोला। काशी बाहर आए, दक्ष और काशी होटल के अंदर चले गए। वहीं इस आफ्टर होटल के अंदर इस वक्त पार्टी शुरू हो चुकी थी। जब वहां पर सारे गेस्ट ने देखा कि वहां पर अखंड प्रताप सिंह आया है लेकिन उनके बगल में लड़की भी है, वह
सब हैरान हो गए क्योंकि अफवाह के अखंड प्रताप सिंह को लड़कियों से सब कुछ है। लोगों ने जब अखंड के साथ लड़की थी वही पार्टी में खड़े काफी सारी लड़कियों मेजर काशी को अखंड के साथ देखा तो उन्हें काशी से जलन होने लगी क्योंकि काफी ब्लैक साड़ी में बहुत सारे अच्छी लग रही थी और अखंड और काशी की जोड़ी देखने में मेड फॉर ईच अदर लग रही थी। जब मिस्टर त्रिपाठी ने अखंड को और काशी को आते हुए देखा तो मिस्टर त्रिपाठी और उनकी वाइफ उनके पास आए। मिस्टर त्रिपाठी आए और अखंड से हाथ मिलाया और काशी को हाथ जोड़कर नमस्ते किया और उनका वेलकम लेते हुए अपनी वॉइस मैसेज चपाती से मिलाते हुए कहा, ये हमारी वाइफ नीचे से कामिनी त्रिपाठी। काशी और अखंड ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मिस्टर त्रिपाठी ने अखंड की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है अखंड प्रताप सिंह राजस्थान के हुकुमसा और प्रताप इंडस्ट्रीज के सीईओ और यह है काशी सजावट राजस्थान की होने वाली हुकुम रानी सा। इनकी एंगेजमेंट और काशी और अखंड ने हमारा प्रोजेक्ट इतनी जल्दी कंप्लीट कर दिया। इन्हीं से हम आपको मिलाना चाहते थे। हम कहते थे ना, आप इन्हें मिलकर बहुत खुश होंगे। मिसेज कामिनी त्रिपाठी एक लगभग 50 साल की एक औरत थी जिन्होंने सेट कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। वह काफी खूबसूरत औरत थी। वह का काशी देखते हुए बोले, वैसे काशी आप बहुत अच्छी लग रही है। अगर आपकी एंगेजमेंट नहीं होती तो पक्का हम अपनी बेटी से आपकी शादी करवा दे। ये सुनकर उनके बगल में खड़े हुआ अखंड प्रताप सिंह के नाचरे कामिनी त्रिपाठी पर अजीब हो गई। जहां पर बेशक गए थे वहां पर अजीब सा माहौल हो गया था। अखंड गुस्से से जिससे पार्टी की तरफ देख रहा था। ये देखकर मिस्टर त्रिपाठी ने जब अखंड का मूड चेंज होते हुए देखा तो उन्होंने माहौल शांत बनाते हुए कहा, आप कैसी बातें करती है, इसलिए आप सब पार्टी एंजॉय कीजिए। उन्होंने मिसेज त्रिपाठी का हाथ पकड़ा और मेवा से लेकर चले गए। मिस्टर त्रिपाठी मैसेज त्रिपाठी को लेकर चले गए क्योंकि उन्हें पता था कि अखंड को कब किस बात पर गुस्सा आ जाए या किसी को नहीं पता था। वही मिस्टर और मिसेज पार्टी के जाने के बाद अखंड अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को शांत किया और उसके बाद धीरे धीरे बिजनेसमैन आकर उससे मिलते बिजनेसमैन से कुछ बातें करने लगा। वही बगल से गुजरे रहे वेटर के कार्ट ने जूस लिया और वहीं चेयर पर बैठकर पीने लगी। कुछ समय बाद बेबी पार्टी में कुछ लोगों से थोड़ा घुलमल गए। वहीं वह भी बातें करने लगी। तभी हॉल की लाइट डिम हो गई और मिस्टर त्रिपाठी हाथ में माइक लेकर हॉल के बीचों बच खड़े थे। उन्होंने माइक ने कहा, आप सबको पता ही होगा कि यह पार्टी मेरे प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में दी जा रही है। किस पार्टी में आज के चीफ गेस्ट राजस्थान की हुकुमसा और जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर अखंड प्रताप सिंह और काशी रावत जो राजस्थान की होने वाली हुकुम रानी है। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इस पार्टी में आज हुकुमसा आए हैं। हम बहुत खुश हैं कि आपने हमारे पास ही में आकर इसकी शान बढ़ाएं। पी हॉल में जोरदार तालियों की आवाज फुंसी है। मिस्टर त्रिपाठी ने माइक में कहा, हमने सुना है काशी राजावत काफी अच्छा गाना गाती है। हम चाहते हैं कि प्लीज आप गाना गाकर इस पार्टी में 4 चांद लगा दे। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमारा कहना। अभी हाल में खड़ी लोगों काशी से रिक्वेस्ट किया तो का, जिसके कारण काशी ने हाँ में सिर हिलाया और माइक ले लिया। ऑल की लाइट काशी के ऊपर आ रही थी। आर के बीचों बीच हल्की हल्की डिम लाइट। धीरे धीरे म्यूजिक स्टार्ट होगा तो काशी ने गाना गाना शुरू किया। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कहा 2 दिलों ने की मिलकर कभी ना होंगे कभी हम जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में। ये क्या बात है आज की चांदनी में के हम खो गए प्यार की रागिनी में। तू रुके ये बहा की निगाहें लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। सितारों की महफिल ने करके इशारा। सितारों की महफिल ने करके इशारा। कहा अब तो सारा जहान है तुम्हारा। मुहब्बत जावां हो खुला आसमान हो करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कसम है तुम अगर मुझे रूठे। कसम है तुम अगर मुझे रूठे। रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम दिल दिया है ये वादा किया है सनम में। तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कहा 2 दिलों ने की मिलकर कभी हम नहीं होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। तुम दिल दिया है ये वादा किया है सनम में। तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल
गाना खत्म होने के बाद पूरे हॉल में जोरदार तालियों की गूंज सुनाई दी। सब लोग करते के गाने और उसके आवाज की तारीफ कर रहे थे। काशी ने गाना गाने के बाद माइक त्रिपाठी को दे दिया और वह दूर जाकर खड़ी हो गई। अखंड एक तरफ खड़ा होकर उसे देख रहा था। अखंड काशी के पास आया और उसके पीछे खड़े होकर बोला, आप काफी अच्छा गाना गा लेती है और आप आज बहुत ज्यादा है अच्छी लग रही है। ये सुनकर काशी का से सेंड हो गया आए। वहीं पर कोई और भी था जो कि यह को कब से देख रहा था। वे शिवाय शेखावत था। जब बेकार की हॉल में आए थे तब से उसे देख रहा था। वह उसे देखकर काफी इम्प्रेस लग रहा था। वहीं उसके बगल में उसका असिस्टेंट खड़ा था जो कि कब से उसे काशी को देखते हुए देखकर कह रहा था कि यह क्या चाहते हैं कि हम लोग घर सही सलामत न पहुंचे। ये सब बातें मन में ही कह रहा था, क्योंकि अगर उसने सामने कहा तो शिवाय शेखावत का कोई भरोसा नहीं, बहुत से मार देता कोई मैसेज। कामिनी त्रिपाठी काशी के पास खड़ी थी और वह उससे बातें कर रही थी। तभी मैसेज कामिनी के पार्टी नहीं कहा, चलिए आप लोग डिनर कर देते हैं। जाकर एक टेबल पर बैठ गई। वहां पर मिस्टर त्रिपाठी और अखंड भी बैठे हुए थे। मैसेज किया कर बैठे और वैद्य आकर उन्हें डिनर सर्व करने लगे। सब चुपचाप बैठकर डिनर कर रहे थे। वही अखंड अपने एक हाथ को काशी की हार के ऊपर रखा हुआ था, जिसके कारण आज उसे हो रही थी वह सही शेखर डिनर नहीं कर पा रहे थे। नहीं बगल में बैठी हुई मिस्टर और मिसेज पार्टी में क्या देखा तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। काशी अखंड को बहुत बुरी तरह देख रही थी और अपना हाथ हटाने की कोशिश कर रहे थे। वही अखंड जैसे कुछ है ही नहीं, वह इग्नोर कर रहा था। काशी को परेशान होते हुए देखकर उसे बहुत मजा आ रहा था। कुछ देर बाद अखंड ने खुद ही अपना हाथ काट के हाथ पर से हटा दिया। काशी ने अपने हाथ को देखा जो कि हाथ दबाने से रेड हो चुका था। वह अपने हाथ को से लाया और फिर अपना डिनर करने लगे और अपने हाथ को नैपकिन से साफ कर ले के बाद काशी और अखंड ने मिस्टर और मिसेज त्रिपाठी के पास गए, जो कि वहां गेट पर खड़े होकर सभी गेस्ट को सी यू कर रहे थे। काशी और अखंड मिस्टर और मिसेज त्रिपाठी के पास गए और उनसे मिलने लगे। तभी मैसेज कामिनी त्रिपाठी ने कहा, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और वे दोनों अखंड के कार के पास आए। तब अखंड ने काशी के लिए कार डोर खोला तो काशी जाकर कार के अंदर बैठ गई। अकाउंट कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने कार होटल से बाहर निकाले। उसके कार के आसपास उसके बॉडीगार्ड की कार चल रही थी। काशी ने ध्यान दिया तो उसने देखा कि अखंड की कार राजावत हवेली की तरफ नहीं जाकर गए और जा रही थे। उसने पूछा, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये सुनकर अखंड ने कहा, तभी आपको पता चल जाएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। करीबन 15 मिनट बाद अखंड ने कार रोकी तो का शिकार के बाहर आई तो उसने देखा सभी लोग एक मंदिर के पास आए थे जो कि पहाड़ पर थी। अखंड ने काशी का हाथ पकड़ा और उसे पहाड़ के थोड़ा ऊपर ले गया तो वहां से राजस्थान का पूरा नजारा देख रहा था। घरों में लाइट जल रही थी जिसके कारण वह देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। उधर से आसमान में देखने में बहुत अच्छा देवा रहा था, जो देखकर काशी उसी दिन में खो गई। तभी अखंड ने पूछा, आपको ये जगह कैसी लगी? काशी में कहा, ये जगह बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। ये सुनकर अखंड के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इस वक्त अगर कोई अखंड को देखता तो यकीन नहीं करता कि अखंड मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराने पर उसके गाल पर डिंपल्स बन रहे थे जो कि उसे हमारे हैंडसम बना रही थी। वही इस वक्त का सिर्फ आसमान में लिख रही थी। उसका पूरा ध्यान पहाड़ से नीचे और ऊपर देखने में था। काशी और अखंड पर चांद की रोशनी बढ़ रही थी जो कि दूर से देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। कुछ समय बाद अखंड ने काशी से कहा, चलिए अब हम आपको राजावत हवेली छोड़ देते हैं। काशी होश में आए और उसने हमें करेगा या फिर वे दोनों जाकर कार में बैठ गए। उन दोनों के बीच में कुछ बातें नहीं हुए पूरे रास्ते। दोनों साथ थे। अखंड ने कार को राजावत हवेली के बाहर जाकर रोक दिया। काशी कार से निकली और अर्थ को गुड नाइट कहकर राजावत हवेली के अंदर चले गई। काशी जाकर अपने रूम में पहले चेंज किया और फिर सो गई। वहीं दूसरी तरफ जब अखंड प्रताप हवेली पहुंचा तो इस वक्त हवेली में शांति का अखंड अपने रूम में गया और जाकर चेंज कर बेड पर लेट गया। तो जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके आंखों के सामने काशी का चेहरा आ गया। उसने आंखें बंद किए और कहा, न जाने कब आंखों में चैन से सोने देंगे। कुछ समय पर अखंड को नींद आ गई तो वह सो गया। सुबह का वक्त राजावत हवेली। इस वक्त सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। काशी डाइनिंग टेबल पर नहीं थे। तभी कुछ समय बाद काशी लेकर आए तुमरा राजवंत। राजावत ने आगे से पूछा, कल पार्टी में एंजॉय किया? सुनकर हाँ में सर हिलाया। काशी ने अपना नाश्ता खत्म किया और नैपकिन से हाथ साफ कर काशी ने देखा तो सभी ने अपना
नाश्ता खत्म कर लिया था और सब धीरे धीरे ऑफिस के लिए निकल जाए थे। तभी विराज काशी के पास आया तो काशी विराज के साथ जाकर कार में बैठकर और उनकी कार राजावत इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ गई। वहीं काशी ऑफिस पहुंचे तो वह सीधे अपने केबिन में गए। कुछ समय बाद विराज उसके पास आया और बोला 10:30 बजे आपके मिस्टर शेखावत के साथ मीटिंग है, हमें मीटिंग के लिए कैफे जाना है। काशी ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी हाथों में पकड़ी हुई फाइल देखने लगी और फाइल साइन करने लगे। ऐसे ही समय बीत गया। 10:00 बजे विराज ने कहा हमें अब निकलना चाहिए। विराट ने अपने हाथ में फाइल और नीचे जाकर कार में बैठ गए। ड्राइवर से विराट ने कैफे जाने को कहा तो ड्राइवर ने कार कैसे कितना वही इस वक्त उनके साथ कोई गार्ड से नहीं जा रहे थे। उनकी कार कैफे के पास जाकर रुकी तो दोनों कार से बाहर निकले और कैफे के अंदर चले गए। वहीं उन्होंने देखा एक तरफ एक टेबल पर एक आदमी बैठा हुआ था और उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। वह टेबल के पास गए तो उन्होंने देखा वहां पर शिवाय शेखावत बैठा हुआ था और उसका असिस्टेंट वहां पर खड़ा था। काशी गए और जाकर उधर खड़े हुए। तभी शिवाय ने अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा। दो काशी ने हाथ जोड़ लिया। या देखकर शिवाय ने अपने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और चेयर पर बैठ गए। काशी ने पूछा अकेले न पसंद करेंगे? शिवाय ने कॉपी कहा। जो काशी चार और कॉफी का ऑर्डर देखे शिवाय के साथ प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बातें करने लगे। कुछ देर बाद वेटर कॉपी लाया और कॉफी टेबल पर रख दिया। तक बैठने का इशारा किया तो विराज चेयर पर बैठकर कॉफी पी लेना। मीटिंग खत्म करने के बाद काशी मैं विराज को इशारा किया तो विराज ने बिल पे किया और काशी और विराज कैसे से बाहर निकल गए। अभी वह अपनी कार से कुछ दूरी पर है। तभी गोली चलने की आवाज सुनाई जो काशी के बाजू से निकलकर चली गई और वहां से ब्लीडिंग होने लगी थी जो कि शिवाय उसे दूसरी तरफ धक्का दे दिया था, वरना वह गोली सीधा उसके सीने पर लगती है। शिवाय डेक्कन निकाला और लगा। तभी के एक साथ 8-9 आदमी बंदूक लेकर काशी और विराज को शूट करने के लिए उनकी तरफ आ रहे थे। तभी 12-13 बॉडीगार्ड आए और उन्होंने काशी विराज और शिवाय को घेर लिया। सामने से आ रहे 8-9 लोगों को आई हूँ बॉडीगार्ड में मार डाला। काशी के हाथ से गोली छूटे जाने के कारण वहां से खून निकल रहा था। विराज और शिवाय ने काशी को कार में बैठाया और हॉस्पिटल ले गए। काशी ने अपना हाथ पकड़ा हुआ था जहां से खून आ रहा था। अभी हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कार्य को इमरजेंसी में ले जाकर उसके चोट पर टांके चलाए। इस वक्त काशी के हाथों में ड्रिप लगी हुई थी और वह बेहोश थी। वही विराज ने यह बात राजवंत राजावत और विशंभर सिंह को बताया तो हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वही सबका बहुत घबरा चुके थे। जब अखंड प्रताप सिंह के पास उसके बॉडीगार्ड ने यह बात बताई तो अखंड हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वह हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने विराज से पूछा काशी कैसी है? तो विराज ने कहा गोली उनके हाथ से छूकर निकल गई है, खतरे से बाहर है, अभी बेहोशी के इंजेक्शन के कारण अभी भी बेहोश है। ये सुनकर अखंड ने चैन की सांस ली। विराज ने कहा अच्छा हुआ कि शिवाय शेखावत ने उन्हें धक्का दे दिया, वरना गोली उनके सीने की बात लगती है। अभी अखंड गुस्से से बोला तुम लोगों की घाट से कहाँ थे? अखंड को गुस्से में देखकर विराट जी ने कहा काशी दीदी ने कहा कि वैसे ही चलते हैं तो हमने आज अपने बॉडीगार्ड नहीं लिए थे। सुनकर अखंड अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। अभी अखंड की नजर शिवाय शेखावत के ऊपर गई तो उसने पूछा ये कौन है? तो फिर राज ने कहा उन्होंने है काशी दीदी के जाल में चाहिए। ये सुनकर अखंड शिवाय के पास गया और उसे थैंक्स कहकर काशी के रूम में चला गया। अखंड काशी के रूम में पहुंचा तब काशी ब्यूटी उसके शोल्डर पर पट्टी लगी हुई थी, रात में ड्रिप लगी हुई थी। यह देखकर हमको अपने दिल में दर्द सा खोलो लगा। अखंड जाकर काशी के बेड के बगल में रखे हुए चेयर पर बैठ गया। निकासी का हाथ पकड़ा हुआ था। कुछ समय बाद उसके फोन पर रिंग होने लगा। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से ऋतिक ने कहा सचिन आदमियों को हमने पकड़ा था, अभी आदमी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ना ही वह कुछ बताना चाह रहे हैं। हमने उन्हें बहुत पीटा था फिर भी वह कुछ नहीं बताया रहे हैं। ये सुनकर अखंड ने अपने हाथ के पंच बनाई हो उसके हाथ की कुड़ी नशे दिखने लगी। उसका आंख लाल हो रहा था। वह बोला मैं आ रहा हूँ। अखंड काशी के पास आया और उसके सर को से लाया और उसके सर पर झुका और उसके सर पर किस कर वहां से चला गया। इम्प वही जगह अखंड काशी के रूम से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि राजवंश राजावत और विशंभर सिंह काशी के केबिन के तरफ जा रहे थे। विशंभर सिंह और राजवंत राजावत अखंड के पास आए और उन्होंने पूछा काशी कैसी है? राजवंत राजावत बहुत घबराए हुए थे। विशंभर सिंह उन्हें दिलासा देते हुए बोले
कुछ नहीं ठीक हुई, काशी ठीक होगी, भगवान पर भरोसा है ना आपको, हमारी बच्चे के साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे, अखंड ने कहा। उनकी हालत खतरे से बाहर है, सब कुछ अंडर कंट्रोल में है, कुछ देर बाद को होश में आ जाएगी। अखंड हॉस्पिटल से बाहर आया और तभी उसके सामने उसकी कार आई। वह कार में बैठा और ड्राइवर ने कार चला दी। कुछ समय बाद कार एक खंडहर जैसे जगह पर जाकर रुकी। अखंड काम से बाहर आया और खंडहर के अंदर चला गया। वहीं खंडार के अंदर कई सारे रूम बने हुए थे। आखिर उनमें से एक रूम में गया, उसके सामने 4 आदमी बैठे हुए थे जो कि काशी को मारने आए थे। वे उनमें से थे, बाकी सब मर चुके थे, बस ये दोनों जिंदा थे जिन्हें अखंड के बॉडीगार्ड ने पकड़ लिया था और उन्हें इस खंडहर जैसी जगह पर लाकर बांधकर कब से मारा पीटा जा रहा था। और उनसे बोला, जानते कि वह बताएं उनकी काशी को गोली मारने के लिए किसने कहा है, लेकिन इनमें से किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। अखंड जाकर चारों के सामने रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। तभी उसने अपना आगे किया तो एक बॉडीगार्ड ने उसे कट लाकर दे दिया। उसने बिना कुछ बोले एक आदमी का हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियां धीरे धीरे आराम से करने लगा, जिसके कारण उसे और दर्द हो रहा था, जिसके कारण उसके चेक पूरे खंडार में गूंज रही थी। उस आदमी की चीख सुनकर वहां पर खड़े बॉडीगार्ड को उन पर तरस आने लगा। अच्छा होता कि जो पहले बता देते, इन्हें इतना तड़प तड़प कर नहीं मरते करता, अब ये सब बहुत बुरी मौत मरेंगे। वही क्या, सब देखकर उसके सामने बैठे तीनों आदमियों की हालत खराब हो गई थी। उस आदमी की हालत देख कर चुकी, उस आदमी के 2 की सारी उंगलियां कर चुकी थी और उसके हाथों से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। उसकी हालत देखकर तीनों आदमी कंपनी लगे और उन्हें अखंड को देखकर बहुत ज्यादा डर लगने लगा। अखंड ने अपनी चेयर थोड़ा सा घुमाया और दूसरे आदमी को देखने लगा। उसने हाथ में लिए कटर को आदमी के अंगूठे पर रखकर पर को काटते हुए कहा था, तुम लोगों को काशी पर गोली चलाने के लिए किसने कहा था? ये सुनकर जस्ट बगल में बैठा हुआ आदमी करते हुए बोला, हमें अखिलेश रावत ने कहा, भाग गई कैसे भी कर उस लड़की को मार दे, इसके लिए उन्होंने हमें 30 लाख रुपए दिए गए थे। हमें बस इतना पता था कि वह मेवाड़ की राजकुमारी है, हमें यह नहीं पता था कि आप उन्हें जानते हैं, वरना हम ऐसी गलती नहीं करते, हमें जानबूझकर ऐसी गलती कभी नहीं करते, हमें जाने दीजिए। अखंड ने कट बगल में रखे हुए टेबल पर रख दिया और वहां से खड़ा हुआ और वहां से बाहर निकलते हुए बोला, इन्हें यहाँ से आजादी दे दो। अखंड के बाहर जाने के बाद अंदर से गुड़िया चलने की आवाज सुनाई दे। वही विचारों आदमियों की लाश कुर्सी पर बैठी हुई थी। मैं खुश थे कि वह आजादी का सुनकर खुश हो गए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अखंड की नजरों में आजादी का मतलब क्या होता है। जैसे अखंड कमरे से बाहर गया, वैसे ही अखंड के आदमियों ने उन पर गोली चलाकर मार दी गया। वही अखंड के कपड़े और हाथ पर खून लगा हुआ था। जो अभी उसे देखता वह डर जाता। खंडार के बगल वाले रूम में गया तो वे रूम एकदम साफ था। वहां पर एक सोफा और बेड रखा हुआ था। वह ऋत्विक उसके पीछे पीछे आया, उसके हाथ में एक बैग था। उसने मैं बेडरूम में रखा और बुरा सर के कपड़े अखंड है, उसे बाहर जाने का इशारा किया तो वह बाहर चला गया। ही कुछ मिनट बाद अखंड ने चेंज किया और वह बाहर आया। तभी ऋत्विक उसके पीछे पीछे चलने लगा। अखंड जाकर कार में बैठ जा। ऋत्विक भी उसी के साथ कार में बैठा और उनकी खास फिर से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गई। अभी अखंड ने बोला, मुझे अखिलेश राजावत की सारी डिटेल चाहिए। तभी ऋत्विक बोला, अखिलेश रावत राजगढ़ का राजकुमार है और उसकी मां अर्पिता रावत है और वहां के राजा उदय रावत है, जो कि काफी अच्छी और नेक दिल के आदमी है। हमें लगता है कि यह काम अखिलेश रावत ने अर्पिता रावत के कहने पर किया है, क्योंकि पहले अर्पिता रावत राजवंत राजावत को साथ काफी अच्छा संबंध था, लेकिन पिछले 27 सालों से उनके बीच में बहुत बुरा संबंध है। लेकिन उदय रावत से अच्छा संबंध था। ये सुनकर अखंड ने कहा, मुझे तो आज आंध्र राजवंत राजावत ही बताएंगे कि उनके बीच में ऐसा क्या हुआ था कि उनके और अर्पिता रावत के बीच में इतनी दुश्मनी हो गई है कि उनका अर्पिता रावत का बेटा काशी को मारने चाहता था। राजवंत राजावत को मुझे जवाब देना पड़ेगा, अखंड ने ऋत्विक से कहा। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बढ़ा दो। ऋत्विक नेहा में सीरियल आया और उसने फोन कर कुछ गार्ड्स को हॉस्पिटल में सिक्योरिटी के लिए वहां पर तैनात कर दिया। कुछ समय अखंड की कार कहां से निकला और हॉस्पिटल के अंदर चला गया। वहीं उसके साथ साथ ऋत भी हॉस्पिटल में अंदर आए और वह काशी के केबिन की तरफ बढ़ गए। और अखंड और ऋत्विक जब पहुंचे तो देखा काशी के रूम के बाहर राजवंत राजावत, विशंभर सिंह और विजय प्रताप सिंह वहां पर बाहर बैठे हुए थे।
कभी अखंड ने पूछा काशी को अभी होश नहीं आया है। अखंड की आवाज सुनकर सबने अपना सर ऊपर किया तो उन्होंने देखा कि पूरे हॉस्पिटल के रूम के आसपास 8-9 बॉडीगार्ड खड़े थे। रवि विशंभर सिंह ने जवाब देते हुए कहा, नहीं अभी कार्तिक होश नहीं आया, डॉक्टर ने कहा है 1-2 घंटे में आ जाएगा। तभी अखंड ने कहा, राजवंत राजावत से कहा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर राजवंत राजावत ने कहा, हाँ बोलिए। तभी अखंड प्रताप सिंह ने कहा, हम इसे रूम में बात करते हैं। वह सब VIP सेक्शन में थे जहां पर बगैर वाला रूम उनके लिए रिजल्ट था। वैसे भी वह हॉस्पिटल रणविजय प्रताप सिंह ने बनवाया था। बगल वाले रूम में जाकर सब बैठ गए सभी। अखंड ने राजवंत राजावत की तरफ देखते हुए कहा, अर्पिता रावत कौन है और उनका बेटा अखिलेश रावत काशी को मारने के लिए आदमी क्यों भेजे थे? इनकी आपसे और कार्य से क्या दुश्मनी है? राजवंत राजावत दक्ष की तरफ देखते हुए बोले, यह बात 27 साल पहले की है। जब बाबा हमारी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे तभी अर्पिता सिंह के पिता ने हमारे पिता को अर्पिता के लिए हमारा हाथ मांगा तो हमारे पिता ने शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन ये बात अर्पिता ने बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया। उसे लगता है कि हमने उसे रिजेक्ट किया, लेकिन रियलिटी ये नहीं थी। हमारी बाबा को अर्पिता इसलिए नहीं पसंद थी क्योंकि वह बहुत ज्यादा घमंडी थे। उसके अंदर अपने पैसे और अपने रुतबे का बहुत ज्यादा गुरूर था। हमारे पिता अपने बहू के लिए अलग चीज सोचा था। वे चाहते थे कि मेरी बीवी ऐसी होगी। उसके अंदर पैसे रुतबे का घमंड। उसकी नजरों में रिश्ते प्यार कोई मायने नहीं रखते थे भी ना हो, क्योंकि जो अगर उन्हें घमंड हो जाता कि वह हमारी बीवी गलती तो हमारे परिवार और रियासत को मिट्टी में मिला भी सकती थी। उनकी नजरों में हमारे छोटे भाई हमारे पिता के कोई अहमियत नहीं थी। तब अनारी पिता को कावेरी मंदिर में देखी थी जो कि हमारे पिता को बहुत पसंद आए थे। उनकी सोच, उनका नेचर और उनके संस्कार भी कोई राजघराने से नहीं थी। वह एक मेरे पास पहले से थे। फिर भी हमारे बाबा को कावेरी बहुत पसंद आएगी, इसीलिए अगले ही दिन वह जाकर हमारे लिए कावेरी का हाथ मांग लिया था। और अगर हमें भी बहुत पसंद आई थी। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह मेरे छोटे भाई को बहुत अपना छोटा भाई मानती थी और उनसे बहुत प्यार करती थी। कुछ दिन बाद हमारी सगाई हो गई। जब ये बात अर्पिता को पता चली तो उसे लगा कि उसे नीचा दिखाने के लिए हम लोग एक मिडिल क्लास लड़की से मेरी शादी करवा रहे हैं। काफी कोशिशें ठीक है हमारा रिश्ता टूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर पिता के पिताजी ने उनकी शादी करवाने का सोचा क्योंकि उदय रावत के पिता चाहते थे कि अर्पिता उनके घर की बहू बने। इसलिए उदय जो कि राजगढ़ के राजा थे और वह बहुत ही अच्छे इंसान थे। ये देखकर अर्पिता के पिता ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी 20 दिनों के अंदर उनकी पिता ने करवा दी और वह राजगढ़ चली गई। रावत परिवार को लगता था कि अर्पिता की शादी उनके यहाँ कहने पर हुई है, लेकिन हर पिता के पिता ने उन्हें खुदकुशी करने की धमकी दी थी। इसलिए शादी के लिए माने थे। प्रताप का एक छोटा भाई था जो कि उदय से 4 साल छोटा था। ना जाने कैसे उदय के छोटे भाई और पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। यह बात अभी तक किसी को पता नहीं चले, लेकिन उदय प्रताप जानते हैं कि उनके भाई के एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उन्हें मारा गया था, जो कि उनकी खुद की बीवी ने प्रॉपर्टी के लिए मार दिया था। वही हमारी शादी हो चुकी थी और हम लोग बहुत कुछ ऐसे। पिताजी तो कहती थी कि अच्छा हुआ कि उन्हें कावेरी मिल गई। इसके बाद उन्होंने खेसारी शादी अपने मन की पसंद की लड़की सिटी, जो कि बाबा को भी पसंद आई थी क्योंकि वह बहुत अच्छे और नेक ख्यालों वाली लड़की थी। किसा गौतमी शादी के जब घर आए तो वह मुझे भाई मानती थी और हमारे घर की खुशियां तक चली गई। जब एक हमारे पिता की मृत्यु हो गई, हमारे घर की खुशियां चली गई। फिर हमारी जिंदगी काशी आए तो उठ जा, हमने खुद को संभाल लिया। हम लोग बहुत खुश हो गए थे। जब रुद्राक्षी आए तो हमारे महल में तुमने खुशी छा गए। जब काशी और रुद्राक्ष 12 साल के थे तब पूरे परिवार के ऊपर महल में हमला हुआ, जिससे हम सब बच गए। हमें पता किया सॉन्ग, हमें कुछ ना पता नहीं चल पाया। हमारी उनकी तक बदली। जब काशी और रुद्राक्षी 21 साल की थी तब उस काली रात को हम सब एक पार्टी में गए हुए थे। हम पर बहुत बुरा हमला हुआ था, लेकिन रणविजय प्रताप सिंह ने हमें बचा लिया। काली रात को तुमने पूरे परिवार को खो दिया और आधी रात को महल के ऊपर हमला हुआ था, जिससे बात कर काशी और उधर से जंगल की तरफ चली गई थी। लेकिन उन्हें जंगल में जाते हुए विशंभर सिंह ने देख लिया और उन्होंने उन्हें बचा लिया। जब हमें होश आया तो हमने पता किया तो हमें पता चला कि बहुत मुश्किल से पता चला कि यह काम अर्पिता रावत ने किया था। हमें समझ नहीं आता कि वह क्यों सबके पीछे पड़ी हुई है। इस बार हम उन्हें जवाब जरूर देंगे।
तभी अखंड प्रताप सिंह बोला, इस बार जो करना होगा वह मैं करूंगा, इस बार मैसेज डाल दूंगा कि वह हमला करने से पहले 100 बार सोचेगी। यह बात सुनकर रणविजय प्रताप सिंह, विशंभर सिंह और राजवंत राजावत अखंड की तरफ देखा, जो कि उठा और रूम से बाहर आ गया। तभी एक नर्स आई और बोली, मैम को होश आ गया है, आप जाइए मिल लीजिए। अखंड प्रताप सिंह ने नर्स की बात सुनी और वह काशी केबिन में चला गया। वही काशी के केबिन में इस वक्त काशी बेड पर अपनी आंखें बंद कर कर लेटी हुई थी, उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। न अखंड काशी के पास गया और बेड के बगल में रखे हुए चेयर पर बैठे या उसने खांसी का हाथ पकड़ा और काशी को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, तो काश ने अपनी आंखें खोली और उसने अपने सामने अखंड को देखना। अखंड ने काशी से पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? काशी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं अब ठीक हूँ। विराट और शिवाय शेरावत कैसे हैं? चोट तो नहीं लगी? अभी उसके सवाल का जवाब दीजिए, उसका सब कुछ ठीक है। अखंड ने काशी की हालत देखते हुए बोला, आप आराम कीजिए। अखंड काशी रूप से बाहर आ गया। बाहर ऋतिका खंड का वेट कर रहा था और बाहर रणविजय प्रताप सिंह, राजवंत राजावत और विशंभर सिंह अखंड का बाहर आने का वेट कर रहे थे। अखंड बाहर आया था, वह सब अलग चले गए। वहीं अखंड ने ऋत्विक को इशारा किया तो ऋत्विक उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल से बाहर आ गया। बाहर अखंड की कार खड़ी थी, अपनी कार में बैठा था। तब ऋत्विक भी आकर बैठ गया। तभी अखंड ने ऋत्विक से कहा, अखिलेश रावत के बारे में सारी डिटेल मुझे चाहिए। तभी ऋत्विक ने अपना लैपटॉप खोला और कहने लगा, अखिलेश रावत अपने पिता के सामने अच्छा बनता है और वह बहुत ही गंदे कैरेक्टर का इंसान है। उसके ऊपर करीबन 10 रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दिखाई गई है। उसे दिखाने वाली उसकी खुद की मां अमिता रावत का हाथ है। वे काफी सारे केस में फंसा हुआ है। उसने पुलिस को पैसे दे देकर अपने खिलाफ लिखवाए हुए रिपोर्ट को लोगों को वापस जीने के लिए का दबाव बनाता है। अगर वे केस वापस ना ले तो अखिलेश रावत अपने आदमियों से कहकर हम सब लोगों को मार डालता है। अब लोग पुलिस के पास भी नहीं जाते हैं, क्योंकि अखिलेश रावत को राजगढ़ का राजा बना दिया गया है। क्योंकि अब राजगढ़ के पुलिस के ऊपर पूरी तरह से अखिलेश रावत का बातें मानी जाती है। तभी सभी ऋत्विक ने अखंड से पूछा, अखिलेश रावत के खिलाफ कुछ करना है? कभी अखंड प्रताप सिंह ने कहा, अभी कुछ मत करो, उसे अभी कुछ दिन जितना जीना है जीने दो। इसके बाद मैं उसे ऐसी जगह भेजूंगा कि वह कभी वापस नहीं आ पाएगा। और अखंड के चेहरे पर एक डबल स्माइल आ गई। अखंड के ऐसे बात सुनकर ऋत्विक ने अपने मन में सोचा, इसका मतलब अखिलेश रावत अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। ऋत्विक समझ गया कि अखंड कुछ बहुत बुरा सोच रहा है। तभी ऋत्विक ने अखंड से पूछा, आपका रियल डायमंड के साथ 1 घंटे बाद मीटिंग है। वे आज रात को वापस न्यूयॉर्क चले जाएंगे, इसलिए उनकी असिस्टेंट ने मुझसे यह बात कहने को कहा है कि वह चाहते थे कि आप उनके साथ मीटिंग करके उनसे डायमंड चाहिए। और वह कुछ गन की नहीं, मोटर्स भी मांग रहे थे। अखंड नियम ड्राइवर से कार को एक कंपनी ले जाने को कहा। ड्राइवर ने कार की कंपनी की तरफ घूमर लिया। बहुत कम लोग जानता था कि अखंड प्रताप सिंह का रिलेशन अंडरवर्ल्ड से बहुत गहरा है। अंडरवर्ल्ड में डाक किंग के नाम से जाना जाता है। अखंड के काफी सारे दुश्मन है। कुछ समय बाद की कार अखंड के कार एक कंपनी के बाहर आकर लोग बाहर खड़े गार्ड्स ने गेट खोला तो बाहर आया और कंपनी के अंदर सीधे चला गया। नहीं, ऋत्विक अखंड के पीछे पीछे जाकर उसके साथ लिफ्ट में खड़ा हो गया। वही लिफ्ट जाकर सीधे सीईओ केबिन के बाहर दुखी अखंड लिफ्ट से बाहर निकला और सीधे सीईओ केबिन के अंदर चला गया। अखंड ने ऋत्विक किसे कहा, मैं रूम में जा रहा हूं, तुम मेरे लिए कॉफी मंगवाओ। अखंड प्रताप सिंह सीईओ केबिन के बगल वाले प्राइवेट रूम में चला गया। वे रूम के अंदर गया और जाकर पहले सांव लिया, फिर चेंज कर वे भादवा रूम में आया। वह देखने में और भी हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। वह सीईओ केबिन में आया। तब तक ऋत्विक ने अखंड और अपने लिए कॉफी मंगवा दी थी। उसमें 1 कप कॉफी अखंड को और एक अपने लेकर अखंड कॉफी लेकर सीईओ चेयर पर बैठ गया और ऋत्विक उसके सामने वाले कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक फाइल दक्ष को देते हुए कहा, ये डिजाइन अभी न्यू हमारे कंपनी की तरफ से बनाई गई है और यह रहे डायमंड जिसकी आज डील होने वाली है। डायमंड जो कि एक बॉक्स में बंद थे। तभी ऋत्विक ने अखंड को कुछ फाइल लेते हुए कहा, सर इन पर आपके साइन चाहिए है। अखंड में फाइल एक बार एक नजर देखा और टेबल पर से पेन उठाकर उसमें साइन कर दिया। तभी ऋतिक ने कहा, आवर टेबल पर एक तरफ देखे हुए 4-5 फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस फाइल को आप पढ़ लीजिए और फिर साइन कर दीजिएगा क्योंकि हमें लगता है डिफाइन इम्पोर्टेंट है।
मगर स्टेटस एंड कंडीशन में थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम ये लाश देखने को मिल सकता है, इसलिए पहले आप प्रोजेक्ट के बारे में देख लीजिए। अखंड ने एक बार और अपने लगा और के हाथ में जो पेन था वह काफी जगह कट के निशान बनाते गया। आधे घंटे के अंदर अखंड ने सारी फाइल्स का उपयोग करें उसने एक फाइल एक तरफ निकालते हुए ऋत्विक को कहा, हमें इस प्रोजेक्ट पर साइन नहीं करना है, इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेकंड वाले में थोड़ा सा चेंज करा देना। तभी ऋत्विक ने अखंड को देखते हुए हमें मीटिंग रूम में रियल डायमंड के सीईओ और उनका असिस्टेंट बैठे हुए हैं। अखंड अपने चेयर से उठा और उसने इस वक्त से एक वाइट कलर का शर्ट और नीचे ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ था और इस टाइम लगाए हुए थे उसने कोट नहीं पहना हुआ था, जिसमें भी वह बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी देखने में डोमिनेंट और अट्रैक्टिव लग रहा था। अखंड अपने हेयर से उठा और वह ऑफिस रूम से बाहर निकल गया और अपने पीछे रखा हुआ फाइल उठाया और ऑफिस रूम से बाहर निकलकर लिफ्ट में जाकर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद लिफ्ट से निकलकर मीटिंग रूम के अंदर गया तो मीटिंग रूम में बैठे सभी लोग खड़े हो गए। उस मीटिंग रूम में 4 लोग मौजूद थे, अखंड, प्रताप सिंह, ऋत्विक और रेयर डायमंड, एक कंपनी के सीईओ और उनका असिस्टेंट वहां पर प्रेजेंट था। अखंड जाकर है चेयर के सामने खड़ा हो गया। तभी रियल डायमंड कंपनी के सीईओ ने हाथ आगे किया और उन्होंने कहा, अपना हाथ आगे किया। अखंड ने भी अपना हाथ आगे किया और दोनों ने हाथ मिलाया और फिर अखंड खर्चे पर बैठा तो सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। तभी ऋतिक खड़ा हुआ और उसने लैपटॉप को प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया और बहुत सारी डायमंड के डिजाइन दिखाने लगा। उस आदमी ने कई सारे डायमंड खरीदे और बाद में ऋत्विक ने गंजे न्यू मॉडल दिखाए तो उसने अपने ऑर्डर दे दिया। कमांडर की तरफ देखते हुए बोला, सर यह रहा आपका चेक। रियल डायमंड कंपनी के सीईओ ने दक्ष को एक चेक दिया जिसमें 35 करोड़ लिखे हुए थे। अखंड नेतृत्व की तरफ देखा तो ऋत्विक ने सारे काम खत्म किया और फिर से सीईओ केबिन में आ गया। वहीं इस वक्त केबिन में शांति छाई हुई थी। अपने केबिन में आया और लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। तभी उसका फोन रिंग होने लगा। उसने फोन उठाया। तब दूसरी तरफ से अर्थ ने पूछा, भाई भाभी कैसी है? मुझे पता चला कि मुझे गोली लगी है। ये सुनकर अखंड प्रताप सिंह ने अर्थ प्रताप सिंह से कहा, वह काशी ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए अभी मैं हूँ। ये कहकर अखंड प्रताप सिंह ने फोन काट दिया। अखंड प्रताप सिंह के फोन काटने के बाद अर्थ ने अपने मन में कहा, ना जाने भाई को क्या हो जाता है जब मैं काशी भाभी के बारे में कुछ भी पूछता या बोलता हूँ। भाई ऐसा नहीं है, करते हैं जैसे वह मुझे जानते ही नहीं। तो अर्थ इस वक्त प्रताप इंडस्ट्रीज में अपना काम कर रहा था। उसने सब कुछ इग्नोर किया और लैपटॉप में अपना काम करने लगा है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में इस वक्त काशी बेड पर लेटे हुए थे और वह कुछ सोच रहे थे। उसके बगल में रुद्राक्षी बैठे हुए थे। काशी ने रुद्राक्षी से कहा, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम लोगों के ऊपर हमला कौन करवा रहा है। वही सब तृप्ति, दीपाली और रुद्राक्षी को ये बात पता चली कि काशी पर हमला हुआ है तो वह बहुत घबरा गए और कुछ समय बाद वे सब हॉस्पिटल में काशी के रूम में बैठे हुए थे। वही हॉस्पिटल में इस वक्त काशी के रूप में दीपाली, तृप्ति, रुद्राक्ष बैठे हुए थे। रुद्राक्षी काशी के हाथ को देखते हुए अपना हाथ उठाकर जहां पर पट्टी बंधी थी वहां ले जाते हुए रुद्राक्षी बोली, आपको गोली लगी है? रुद्राक्षी का ये बचकाना सवाल सुनकर काशी के चेहरे पर स्माइल आ गए। तभी रुद्राक्षी बोली, आपको दर्द हो रहा होगा ना? रुद्राक्षी ने जब ये कहा तो उसके आंखों में हल्की सी नमी थी। तभी रुद्राक्षी गुस्से में बोली, अगर मुझे वो इंसान मिल गया तो है मैं जिसने यह इतना तड़पाओगे कि वह दोबारा कभी किसी को मारने के बारे में नहीं सोचेगा। ये बात सुनकर तृप्ति बोली, अगर वह मुझे मिल तो मैं तो उसे जिंदा जला दो। ये सुनकर धाक के बोली, नहीं तृप्ति दीदी, हम लोग उसे ऐसे नहीं मारेंगे, वे इंसान बहुत जल्दी मर जाएगा। हम लोग उससे तड़पा तड़पा कर मारेंगे जिससे अगले जन्म में भी वह किसी हमला करने का नहीं सोचेगा। तभी काशी ने कहा, तुम दोनों अब ये कैसी बातें लेकर बैठ गए हो? मुझे भूख लगी है कुछ खाने को। तो तभी दीपाली जी ने गार्ड्स को खाना लाने को कहा तो बॉडीगार्ड वहां से चला गया। दीपाली जी बिना नहीं लाई थी, जो कि उन्हें दोपहर में जब ये बात पता चली कि खास को गोली लगी है तो वह जल्दबाजी में ही महल से हॉस्पिटल आई थी। वही हॉस्पिटल में जिस कॉरिडोर साइड में काशी एडमिट थी वह एरिया पूरी तारा लगभग 20 से 30 बॉडीगार्ड खड़े थे जो कि बहुत अच्छे करते थे फिल्मी से। 2 बॉडीगार्ड गेट पर खड़े थे। कहीं कुछ समय बाद गाना आया तो उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। उसने खाने की प्लेट दीपाली सिंह को दिया तो दीपाली सिंह ने
प्लेट लिया और केबिन में आ गई। प्लेट लिया और काशी के बेड की तरफ बढ़ गई। उन्होंने काशी के पास आई और बोली, अच्छा तुम दोनों शांत रहो, मुझे काशी को डिनर करवा लेने दो। वैसे भी इस लड़की ने सुबह सही से नाश्ता नहीं किया था। ये कहते हुए दीपाली सिंह जी को घूर रही थी। दीपाली सिंह काशी के बेड पर एक तरफ बैठी और निवाला बनाकर काशी को खिलाने लगे। ऐसे ही काशी ने अपना किरण खत्म किया। वही इस वक्त रुद्राक्षी और तृप्ति इस वक्त कुछ बातें कर रही थी। बातें बहुत धीरे धीरे कर रही थी कि उनकी बातें कोई सुन ना पाए। काशी ने तृप्ति और रुद्राक्षी को देखकर स्माइल करने लगी, क्योंकि रुद्राक्षी और तृप्ति की आदत थी कि रुद्राक्षी और तृप्ति जब कुछ प्लान करती थी, जब एक बात करती थी, जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन करती थी, तब वे दोनों बहुत धीरे धीरे बात करती थी कि कोई उनकी बातें सुन ना ले। काशी ने अपना डिनर खाकर खत्म किया और दीपाली सिंह ने मैगजीन से उसके फेस को साफ किया और उसे पानी पिलाया। अभी रूम में राजवंत राजावत और विराट रूम के अंदर आए। राजवंत राजावत रुद्राक्षी के पास गए और उसके सर पर पहला आया और राजवंत राजावत ने कहा, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं हमारी राजकुमारी को? काशी ने नहीं में सिर हिलाया। काशी बोली, हमें अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो हम बता देंगे। तभी काशी ने राजवंत राजावत से पूछा, बाबा हमें हॉस्पिटल से लीव कब मिलेगी? यह सुनकर राजावत ने कहा, कल शाम को आपको हॉस्पिटल से लीव मिल जाएगी। राजवंत राजावत ने दीपाली, रुद्राक्ष और तृप्ति को देखते हुए कहा, आप सब लोग महल चाहिए, हम लोग यहाँ पर है। ऋतिक ने कहा, बड़े बाबा साहब आप चले जाइए, मैं रुक जा रहा हूँ, आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है, वैसे भी आप जाइए, मैं रहेगा। राजवंत राजावत ने कहा, ऋतिक रुक रहे हैं सब लोग, अबे यहाँ से महल चलना चाहिए। राजेंद्र रावत ने कहा, कल सुबह आपसे मिलने हम सब लोग आएंगे, तब तक अगर आपको ऋत्विक से कहा। राजवंत राजावत, विशंभर सिंह और रुद्राक्षी महल जाने के लिए हॉस्पिटल से बाहर आ। वही उनके बाहर आते ही 3 गाड़ियां अगर रूठे, तीनों में से 3 लोग बैठ गए। वहीं कुछ समय बाद हॉस्पिटल के बाहर अखंड के कारण रुकी। अखंड कार से निकला तो उसकी पीछे पीछे ऋत्विक भी हॉस्पिटल के अंदर आया और सीधा जाकर काशी के रूम के बाहर रुका। अखंड प्रताप सिंह ने रूम का गेट पर नोक किया तो अंदर से काशी ने कमेंट कहा तो पूरे रूम में काशी की आवाज गूंज गई की आवाज सुनाई थी जो कि कमेंट कह रही थी। अखंड काशी के पास गया और काशी से पूछा, अब आप ठीक हैं, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? अखंड ने काशी से पूछा, आपने डिनर किया? काशी, नेहा में सीरियल आया और कहा, मैंने दवा और खाना खा लिया है। अखंड कुछ घंटों तक काशी से बात की और सो गई। अखंड प्रताप सिंह वापस महल चला गया। वहीं अखंड के कार के अंदर अखंड प्रताप सिंह की आवाज सुनाई, वे मीटिंग के लिए कब जाएगा? ऋत्विक जवाब देते हुए बोला, सर हमने बोल तो दिया है, उसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आने का बहुत शौक है, इसीलिए वे चाहता है कि जल्दी से जल्दी ईटिंग करना चाहता। सुनकर अखंड प्रताप सिंह के होठों में एक डेविल स्माइल आ गई। ये देख कर अपने मन में मुस्कुराते हुए कहा, अखिलेश रावत को पता नहीं कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। जिस मीटिंग में जाने के लिए बस इतना एक्साइटेड हो रहा है, उसे नहीं पता कि वह मीटिंग से जिंदा वापस आ भी पाएगा कि नहीं। वही पेरिस में इस वक्त एक लड़की ऑफिस रूम में एक चेयर पर बैठी हुई थी और उसके सामने 2 एम्प्लॉय खड़े थे। लड़की चलाते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आता कि तुम लोग आप जैसे करते हो, इस महीने में कितना नुकसान है, तो समझ आ रहा है तुम लोगों की गलती की वजह से कंपनी को काफी नुकसान के झेलना पड़ता है। उसने लड़कियों को बाहर जाने को कहा और अपना सर चेयर पर काका आंखें बंद कर ली। कुछ समय बाद एक लड़का उसके सामने आया और बोला, रागिनी नाम आपकी मीटिंग है। लड़के जो रागिनी थी उसने आराम से साथ दिया और अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगे। कुछ मिनट बाद उसने एक बिजली और केबिन से बाहर निकल गई। वही कुछ देर रागिनी जी का गीत होटल के सामने जाकर रुकी। रागिनी और विकास कार से निकले और होटल के अंदर चले गए। वहीं वे जाकर होटल के रूम में बैठ गए। कुछ समय बाद एक आदमी और उसके साथ उसका असिस्टेंट आया। वे आया तो रागिनी खड़ी हुई और दोनों ने हाथ मिलाया और अपने अपने जगह पर बैठकर तभी जिस आदमी के साथ उनकी मीटिंग थी उसने कहा, सॉरी वह हमें लेट हो गए क्योंकि हमें एक मीटिंग और अटेंड करनी थी, इसीलिए हम लेट हो गए। रागिनी ने इस शो की कहा। लड़का अपना इंट्रो देते हुए बोला और लड़के ने कहा, मैं सिद्धार्थ रावत कंपनी का सीईओ। रागिनी सिद्धार्थ को अपने इंट्रो देते हुए बोली, मैं रागिनी सिंह। सिद्धार्थ रावत और रागिनी सिंह के बीच में किसी चीज के बारे में डिस्कशन होने लगा। तभी सिद्धार्थ रावत ने कहा, हमारी कंपनी आपके साथ ये डील करेगी, लेकिन हमें हमारा काम पूरी तरह परफेक्ट चाहिए।
वहीं दूसरी तरफ इंडिया में इस वक्त सुबह के 10:00 बज रहे थे और विराट काशी को घर ले जाने के लिए हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा था। कभी अखंड प्रताप सिंह और अर्थ प्रताप सिंह जो कि काशी से मिलने आई थी। अर्थ प्रताप सिंह काशी के पास आया, उसे गुलाबों का बुके देते हुए बोला होने वाली भाभी साहब आप कैसी हैं। ये सुनकर काशी का फेस पूरा रेड हो गया। काशी में अर्थ से कहा हम ठीक, और बताइए आजकल आप क्या कर रहे हैं, हमने सुना है कि आप आजकल बहुत ज्यादा ही बिजी है। ये सुनकर अर्थ प्रताप सिंह बोला नहीं भाभी सा, वे दो भाई एक कंपनी जाते दूसरी कंपनी मुझे संभाल नहीं पड़ती है और सारा काम मेरे ऊपर डाल देते हैं। अब आप मेरे इनमें से कंधों के ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल देंगे भाई तो मेरा क्या होगा। अभी अखंड प्रताप सिंह ने कहा ऐसे ही मैंने तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाया है। ये सुनकर अर्थ अपना फेस बनाने लगा। ये बात सुनकर काशी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गए और अखंड काशी को ये देख रहा था। काशी को जब अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हुए तो उसकी नजर जब अखंड के ऊपर गई तो वह घबराकर अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। ये देखकर अखंड के फेस पर ना दिखने वाले मुस्कान आ गई। अर्थ काशी और अखंड को देखा कर बोला भाई आप भाभी को ऐसे मत देखो, भाभी कितने प्लस कर रहे हैं, अभी कितनी क्यूट लग रही है। ये बात सुनकर काशी और भी ब्रश करने लगी। उसने अपनी नजरें झुका ली। तभी काशी के रूम में एक लेडी डॉक्टर आई और वे काशी के चोट को देखने लगी। उन्होंने काशी से कहा आप कोशिश कीजिएगा कि इससे कोई काम ना करे, 10 से 15 दिन में ये चोट ठीक हो जाएगी। और डॉक्टर ने काशी को टाइम टू टाइम चेकअप करवाने के लिए कहा। डॉक्टर काशी को कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताएं और काशी के रूम से बाहर चली गई। इस वक्त हॉस्पिटल में केवल रजवंत राजावत, विराट सिंह, अखंड प्रताप सिंह और अर्थ प्रताप सिंह। कुछ समय बाद काशी को हॉस्पिटल से लिए मिल गया। अखंड काशी के पास आया और बोला टेक केयर और घर पर आराम कीजिएगा। वहीं कुछ समय बाद अर्थ और अखंड अपने ऑफिस के लिए निकल गए। कुछ देर बाद विराट और राजवंत राजावत काशी के पास आए और कहा चेंज कर लीजिए फिर हम लोग चलते हैं, आप महल के लिए चलते हैं। वहीं एक भारत आई और काशी को चेंज करवाने में उसकी हेल्प की। काजी ने इस वक्त एक सीमलेस फ्रॉक सूट पहना हुआ था जिसके कारण उसे चोट में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। राजवंत राजावत और विराट काशी को लेकर कार में बैठ गए और वह राजावत हवेली के लिए निकल गए। वही जिस कार में काशी बैठी सीकर में विराट को राजवंत राजावत बैठे थे और उनकी कार के आगे पीछे 3 और 4 सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ियां चल रही थी। वही कुछ देर बाद इस वक्त राजावत हवेली में इस वक्त हॉल में दीपाली सिंह, रुद्राक्षी और तृप्ति काशी का वेट कर रहे थे। वही कुछ समय बाद प्रजापत महल के बाहर 8 गाड़ियां आकर रुकी और बॉडीगार्ड निकले और जाफर का ब्रिज वाली कार का गेट खोल तो काशी, विराट और राजवंत राजावत कार से बाहर आए और महल के अंदर की तरफ बढ़ गए हुए। हॉल आने पर दीपाली सिंह ने एक नौकर के हाथ से आरती की थाली और काशी की आरती उतारने लगे। एक नौकर को बुलाया और अगर जी की छाल गया। नौकर आरती के साथ लेकर वापस चला गया। अभी दीपाली सिंह ने कहा रुद्राक्षी आप काशी को उनके रूम में ले जाइए, हम काशी के लिए कुछ खाने को लाकर आते हैं। रुद्राक्षी काशी को लेकर रूम में आ गई और उसे बेड पर बैठा दिया। आंखों में बाल दिवाली की निकासी को कलर देते हुए कहा यह आकलन के बाद आपको अपनी मैरिसीडी लेनी है। काशी ने हमें सिर हिलाया और अभी काशी ने पूछा आप सब लोगों ने लंच कर लिया। ये सुनकर दीपाली जी ने कहा पहले आप लंच कर लीजिए, हम लोग तो अभी कर लेंगे। काश ने कहा आप सब आइए और मेरे साथ इसी कमरे में लंच करेंगे। काशी की बात सुनकर दीपाली जी बाहर गई और नौकरों से कहकर खाना टेबल पर लगवाया और खाने पर बैठ गई। तभी काशी ने पूछा बाबा और विराट ने खाना खाया? दीपावली की जवाब देते हुए बोली हाँ, हमने जब आपको लेकर आए थे तभी उन्हें उनका लंच करवा दिया था। काशी और सब लोग अपना अपना लंच करने लगे हैं। काशी ने अपना लंच किया और मेडिसिन लेकर बेड पर लेट गई। उनमें से एक मेडिसिन नींद की भी थी जिसके कारण काशी को दवा खाने के बाद नींद आने लगी और वह सो गई। काशी की नींद करीबन 7:00 बजे खुल गई थी और वह अपने रूम में रखी हुई एक किताब पढ़ रही थी। रात का वक्त राजावत महल में इस वक्त डाइनिंग टेबल दीपाली सिंह नौकरों के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर डिनर लगवाए। डाइनिंग टेबल पर डिनर लगवाने के बाद दीपाली सिंह ने नौकर से कहा जाइए आप स्टडी रूम में सबसे कह दीजिए कि डिनर लग चुका है, सब लोग नीचे आकर पर डिनर करें। वही रुद्राक्षी जो कि हॉल में ही बैठी हुई थी वह बोली मैं जा रही हूँ, काजी दीदी को डिनर के लिए लेकर आती हूँ। दीपाली सिंह ने हाँ में सिर हिलाया और रुद्राक्षी कार के रूम में गई तो उसने देखा काशी इस वक्त एक बुक पढ़ रही थी। तभी रुद्राक्षी डरते हुए बोली दीदी आपके पीछे
तभी रुद्राक्षी डरते हुए बोली, दीदी आपके पीछे, दीदी आपके पीछे 2 आदमी खड़े हैं जिनके हाथों में तलवार है। ये सुनकर काशी पीछे घूमी तो उसने देखा उसके पीछे कोई नहीं था और रुद्राक्षी तेज तेज से हंसने लगी। ये देखकर काशी रुद्राक्षी की तरफ होने लगी। रुद्राक्षी में काशी को अपने आप को घूरते हुए पाया तो रुद्राक्षी ने हंसना बंद कर दिया और बोली, दीदी चलो आप डिनर कर लो। तभी काशी रुद्राक्षी से बोली, बोले आप ये शरारती बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। ये सुनकर रुद्राक्ष की मुस्कुराने लगी और बोलिए, अगर मैं नहीं मस्ती करूंगी तो कॉल करेगा। ये कहते हुए रुद्राक्षी कार्य के पास आई और उसे नेट से उतारने में रेप किया और फिर वे काशी को लेकर कृषि को डायरेक्ट में आई और डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया। वही इस वक्त डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठे हुए थे और काशी और रुद्राक्षी का वेट कर रहे थे। काशी रुद्राक्षी जाकर चेयर पर बैठी और चित्राजी ने काशी की प्लेट में डिनर शायरी किया और काशी को खिलाने लगी। काशी को खिलाने के बाद रुद्राक्षी में डिनर खत्म किया और काशी के रूम में छोड़कर अपने रूम में आकर बेड पर लेट गया। सुबह का वक्त, राजावत महल के अंदर इस वक्त सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। सब लोग नाश्ता कर रहे थे और दीपावली सिंह काशी को नाश्ता करवा रहे। तभी राजवंत राजावत ने कहा, काशी आप तब तक ऑफिस नहीं जाएंगे जब तक आपका ठीक नहीं हो जाता और तब तक आप रेस्ट कीजिए। हाँ कहने के बाद राजवंत राजावत, विराज सिंह, तृप्ति, विशंभर सिंह, रुद्राक्षी ऑफिस चले गए। वहीं ऑफिस में राजवंत राजावत अपने केबिन में बैठकर कुछ काम कर रहे थे। तभी उनका फोन रिंग हुआ। राजवंत राजावत ने देखा कॉलिंग फ्री रणविजय प्रताप सिंह सो कर रहा था। राजवंत राजावत ने फोन उठाया और खम्मा घनी हुकुम सा। तभी दूसरी तरफ से रणविजय प्रताप सिंह ने कहा, हमें आपसे कुछ बातें करनी थी। हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम लोग काशी और अखंड की शादी करवा देते। हम चाहते थे कि हमारे महल में भी खुशियां आए, इसीलिए हम सोच रहे थे कि आज शाम को डिनर पर हम आते हैं और शादी का डेट फिक्स कर देते हैं। सभी राजवंत राजावत ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हुकुम सा। मैंने कुछ बातें की, इसके बाद फोन काट दिया। वही राजवंश राजावत ने अपने फोन में महल का नंबर डायल किया और वही इस वक्त दीपाली सिंह और काशी हॉल में बैठे हुए थे और कुछ बातें कर रहे थे। तभी उनके हॉल का लैंडलाइन फोन बजने लगा। दीपाली सिंह उठी और जाकर फोन उठाया तो दूसरी तरफ से राजवंश राजावत ने दीपाल सिंह से कहा, आज रात के डिनर पर पूरा प्रताप फैमिली इनवाइट है, तो हम चाहते हैं कि कोई कमी न रहे। ये सुनकर दीपाली सिंह ने ठीक है राजा सा कहकर फोन काट दिया। दीपाली सिंह काशी के पास आई और उनके पास बैठ गई। तभी काशी ने पूछा, क्या हुआ चाची, था किसका फोन था? दीपाली सिंह ने कहा, राजासा का फोन था। वे कह रहे थे कि आज रात को प्रताप फैमिली हमारे यहाँ डिनर करेगी। यह सुनकर काशी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, अब आप हमें हमारे रूम में लेकर चलिए और हमें मेडिसिन दे दीजिए, हमारी मेडिसिन का टाइम हो गया है। काशी की बात सुनकर दीपाली सिंह ने हाँ में सिर हिलाया और काशी को लेकर काशी के रूम में आए और उन्हें बेड पर बैठाकर ड्रॉ थे उनकी सारी दवाइयां निकालकर उन्हें देखकर उतरी। वेट करने लगे। कुछ समय बाद काशी दवाइयों के असर से सो गई। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त अखंड अपने एक कंपनी में सीईओ केबिन में बैठा हुआ था। इस वक्त वह लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। इस वक्त सीईओ केबिन में कोई नहीं था और अखंड प्रताप सिंह। तभी अखंड का फोन रिंग होने लगा। उसने कॉलर आईडी नेम देखा तो बाबा सा कॉलिंग को कर रहा था। अखंड ने तो उठाया। तभी दूसरी तरफ से रणविजय प्रताप सिंह ने कहा, कोशिश कीजिएगा कि आज आप और अर्थ जितना जल्दी हो सके बहन आ जाइएगा। आज हम सबको रात के डिनर के लिए राजावत महल में जाना है। क्या सुनकर अखंड मैंने हाँ कहा और फोन काट दिया। वही कुछ देर बाद ऋत्विक अखंड के केबिन में आया और खड़े होकर बोला, सर हमारा माल मलेशिया पहुंच चुका है और डैनी कह रहा था कि उसे 3 दिन की लीव चाहिए क्योंकि भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने वाला है। ये सुनकर अखंड ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, डैनी को एक्स्ट्रा बोनस है तो उसे 1 हफ्ते की लीव दे दो। यह सुनकर ऋत्विक बोला, सर अगर मैं शादी करूंगा तो आप मुझे बोनस और 1 हफ्ते की लीव देंगे? ये सुन कर अखंड ने अपना सर उठाया और ऋत्विक को देखते हुए बोला, पहले तुम अपने लिए लड़की तो ढूंढ लो, इसके बाद तुम शादी करोगे या? सुनकर ऋत्विक ने अपना फेस बनाते हुए कहा, आज तक मैंने किसी भी लड़की को डेट तक नहीं किया है। अनार कहते हैं जो मैं अपने लिए भी एक लड़की ढूंढ लेता हूँ। वैसे भी काशी मैम को एक फ्रेंड तो चाहिए होगी। यह सुनकर अखंड ने अपना सर उठाया और बोला, काम की बात करो। ऋत्विक सीरियस होते हुए बोला, सर वैम्पायर गैंग के लोग पता करना चाहते हैं कि कौन किंग ऑफ डार्क वर्ल्ड का रियल आइडेंटिटी क्या है। डार्क किंग की वजह से
वैम्पायर गैंग का ज्यादा नुकसान हुआ है, उसके करीबन 700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, उसकी काफी सारे आज भी डैनी से कांटेक्ट कर इस डार्क गैंग में शामिल होना चाहते हैं। वैम्पायर गैंग बहुत बुरी हालत में और वैम्पायर गैंग कोशिश कर रहा है कि वह मार्शल गैंग साथ मिलकर हमारे ऊपर अटैक करने का, वैसे भी मार्शल को हमारे कारण काफी नुकसान हुआ है और वह बहुत ज्यादा गुस्से में है। हमें दोनों में से किसी एक का नामो निशान मिटाना होगा, तभी हम लोग एकदम शांत रहेंगे। 2 दिन बाद मेरी इंग्लैंड जाने के लिए जा तैयार करवाओ। तभी ऋत्विक ने कहा सवे अखिलेश रावत मीटिंग के लिए जोर दे रहा है। अभी अखंड ने कहा उसका मैटर में इंग्लैंड से आने के बाद सॉल्व करूंगा, तब तक उस पर नजर रखो और कोशिश करो कि 700 बजे से पहले ऑफिस का सारा काम खत्म हो जाए और तुम मेरे साथ राजावत मेंशन चल रहे हो। ऋतिक ने हाँ में सिर हिलाया। रात का वक्त, इस वक्त राजावत महल में सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। दीपाली सिंह और तृप्ति नौकरों से मिलकर खाना बनवा रही थी। तभी तृप्ति ने दीपाली जी से पूछा, आंटी सारा खाना तो हो गया है, बस उसे डाइनिंग टेबल पर शक करना है। दीपाली जी ने कहा अभी डिनर डाइनिंग टेबल नहीं लगाएंगे, जब सब लोग आ जाएंगे तब लगाए लिए। तृप्ति ने हाँ में सिर हिलाया। सारा किचन नौकरों ने साफ किया। तृप्ति और दीपाली सिंह ने हाथ धुला और हॉल में आए। वही हॉल में इस वक्त काशी, रुद्राक्षी और विराट के हाथों में बाबुलदा जिसमें पॉपकॉर्न रखा हुआ था और वही 7-8 सॉफ्ट ड्रिंक के कैन रखे हुए थे। वही राजवंत राजावत ने अपने हाथों में एक बाउल पकड़ा हुआ था और मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न खा रहे थे। सोफे से टेक लगाकर जमीन पर बैठे हुए थे राजवंत राजावत और विशंभर सिंह सोफे पर बैठकर टीवी में आ रही मूवी हम आपके हैं कौन देख रहे थे। तृप्ति जाकर रुद्राक्षी के पास बैठ गई और दीपाली सिंह सोफे पर बैठकर मूवी देखने लगी। तभी मूवी में सॉन्ग आया, दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, धंधा है ये उसका पुराना, अरे धंधा है ये उसका पुराना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, ला 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 ले 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 ला ला ला। मैं बोली के लाना तू इमली का दाना, मगर वो छुहारे ले आया दीवाना। मैं बोली की मछली है दिल मेरा हाय, वो खरबूजा लाया जो नींबू मंगाए। पगला है कोई उसको बताना, अरे पगला है कोई उसको बताना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। होए 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 होए, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, ला 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 ले 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 ला ला ला। मैं बोली की लाना तू मिट्टी पहाड़ी, मगर वो बताशी ले आया अनाड़ी। मैं बोली केला दे मुझे तू खटाई, वो बाजार से लेके आया मिठाई। हम मुश्किल है यूं मुझको फंसाना, ये मुश्किल है यूं मुझको फंसाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। उई माँ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय 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 रे हाय। भाभी तेरी बेहना को माना, ओ भाभी तेरी बेहना को माना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। रब्बा मेरे मुझको बचाना, ओ रब्बा मेरे मुझको बचाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। रपा पपा तुरुरुरु रपा पपा तुरुरुरु। हुकुम आपका था जो मैंने न माना, खतावार हूँ मैं न आया निभाना। सजा जो भी दोगी वो मजूर होगी, अजी मेरी मुश्किल कभी दूर होगी। बंदा है ये खुद से बेगाना, अजी बंदा है ये खुद से बेगाना। हाय राम कुड़ियों का है जमाना, 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 हाय राम कुड़ियों का है जमाना। गाने का वीडियो देखते देखते सब बहुत हंस रहे थे। सब टीवी देखने में इतना व्यस्त थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि गेट पर खड़े होकर 4 लोग उन्हें ही देख रहे थे। तभी काशी की नजर गेट पर गई तो वह जो कि राजवंत राजावत के पैरों के पास बैठी हुई थी, उसने राजवंत राजावत के पैरों को हिलाया। राजवंत राजावत ने काशी से कहा क्या हुआ बेटा, मूवी देखिए ना, क्यों हमें परेशान कर रही है। तभी काशी ने राजवंत राजावत से कहा बाबा हुकुम सा। ये सुनकर राजवंत राजावत ने काशी की नजरों की तरफ देखा तो उन्होंने देखा अखंड प्रताप सिंह, अर्थ प्रताप सिंह, रणविजय प्रताप सिंह और ऋत्विक गेट पर खड़े होकर उन्हें ही देख रहे थे। रणविजय प्रताप सिंह ने मूवी का वॉल्यूम कम किया। तभी रुद्राक्षी बोले बाबा आप अपनी फेवरेट मूवी को विदाउट फुलवा इसमें तो देखते ही नहीं है, तो आप काम क्यों कर रहे हो। तभी रुद्राक्षी की नजर गेट पर गई तो वह स्माइल करते हुए खड़े हुए। सबकी नजर जब गेट पर गई तो वे सब जमीन पर से खड़े हो गए। तभी वहां के माहौल
को ठीक करने के लिए राजवंत राजावत ने कहा, आइए हुकुम सा बैठिए। रणविजय प्रताप सिंह जाकर सोफे पर बैठ गए। अखंड और अर्थ के सोफे पर बैठ गए। वही इस वक्त सब लोग अपने नॉर्मल घर के ड्रेस में थे। वही रुद्राक्षी ने अपने बालों का जुड़ बनाया हुआ था। रुद्राक्षी ने एक टॉप और ट्राउजर पहना हुआ था। काशी और तृप्ति ने एक सिंपल सा सूट पहना हुआ था। तभी राजवंत राजावत बोले, वह मैं मूवी देख रहा था ना, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि कौन आया है। तभी रणविजय प्रताप सिंह बोले, हाँ हमें देखा आप लोग कितने अच्छे से मूवी को एंजॉय कर रहे थे। तभी राजवंत राजावत बोले, काफी टाइम बाद हम सब मिलकर मेरी फेवरेट मूवी देख रहे थे। जब हम सब मूवी देखते थे तो सब ऐसे ही बैठकर देखते थे और किसी को पता तक नहीं चलता था कि हो क्या रहा है। ये सुनकर रणविजय प्रताप सिंह ने कहा, चलिए तब हम भी आपके साथ मूवी देखते हैं। ये बात सुनकर रुद्राक्षी और विराज सबसे पहले जमीन पर जहां पर बैठे हुए थे उधर बैठ गए। रणविजय प्रताप सिंह भी सोफे पर बैठ गए। अर्थ ने अपना कोट निकाला और अपने शर्ट और कंप्लीट के बटन खोलकर अपनी टाइट हल्का सा लूट कर वही रुद्राक्षी के बगल में बैठे हैं। सबको फिर से बैठते हुए देखकर काशी, जो कि रुद्राक्षी के बगल में ही बैठी थी, वहां पर अब अर्थ बैठ गया था तो वह थोड़ा बगल में बैठ गई। वही अर्थ की नजरें काशी के ऊपर ही थी। कभी अखंड ने अपना कोट निकाला और वहीं सोफे पर रख दिया। उसने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले और अपनी टाइट हल्का सा लूट कर अपने चार्ट के कप लिंक के बटन को खोलकर फोल्ड किया और काशी के बगल में जाकर बैठ गया। वहीं जब ऋत्विक ने अर्थ और अखंड को मूवी एंजॉय करते के लिए बैठते हुए देखा तो उसने भी बिना कुछ सोचे वह भी एक सोफे से एक लगाकर बैठ गया। वहीं जब रणविजय प्रताप सिंह ने अखंड को काशी के बगल में बैठते हुए देखा तो मुझे फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। फिर वह टीवी में चल रहे मूवी को देखने लगे। राजवंत राजावत ने वॉइस बढ़ा दिया तो सब मूवी एंजॉय करने लगे। वहीं इस वक्त अर्थ और रुद्राक्षी एक दूसरे के पास बैठे थे। वहीं अर्थ पी के बाउल से पॉपकॉर्न खा रहा था। अखंड, जो कि काशी के बगल में ही बैठा हुआ था, वह काशी के पास जो कैन रखा हुआ था उससे कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। वही विराज और तृप्ति एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। वही विराज के बाहर से तृप्ति पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख रही थी। उसने अपना सर विराज के कंधे पर रखा हुआ था। कहीं मूवी देखते देखते कब काशी में अखंड के कंधे पर सर रख दिया, उसे पता ही नहीं चला। वही अखंड मूवी की जगह काशी को ही देख रहा था, जो कि मूवी देख रही थी। वही काशी को लग रहा था कि विराज उसके बगल में बैठा है। वही मूवी देख कर देते कब रुद्राक्षी ने अर्थ के कंधों पर अपना सर रखकर मूवी देख रहे थे। वही अर्थ और रुद्राक्षी एक दूसरे के ऊपर अपना अपना सर रखकर मूवी देखने में भी जीत है। रुद्राक्षी को लग रहा था कि उसके बगल में विराज बैठा होगा, क्योंकि उसे मेन परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। वही विराज बहुत कम परफ्यूम का यूज करता था। करीबन 1 घंटे बाद मूवी खत्म हुई तो अपने ध्यान दिया कि उनके बगल में कौन कौन बैठा है, तो वह सब घबराकर उठकर खड़े हो गए। तभी दीपाली सिंह ने कहा, चलिए सब लोग अब डिनर कर लेते हैं। सब जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। वहीं काशी के बगल में अखंड बैठा हुआ था। अपने प्लेट में डिनर लिया और डिनर करने लगे, लेकिन काशी के हाथ में चोट लगने के कारण वह बस चुपचाप बैठी हुई थी। वही दीपाली सिंह ने जब ये देखा तो वह काशी के पास आए और उसके प्लेट में काशी के लिए खाना निकाला और काशी को खिलाने लगे। तभी अखंड ने कहा, आप रहने दीजिए, मैं खिला देता हूँ। वही अखंड की आवाज सुनकर दीपाली जी ने कुछ कहना चाहा तो अखंड ने कहा, मैं काशी को डिनर करा देता हूँ। ये सुनकर दीपाली जी कुछ नहीं बोली और दीपाली जी ने काशी को डिनर नहीं करवाया, वह वहां से हट गए। तभी अखंड ने अपने प्लेट से एक छोटा निवाला बनाया और काशी की तरह बढ़ा दिया। काशी अखंड के हाथों से खाने में थोड़ा घबरा रही थी। तभी अखंड ने कहा, मैं आपको खा नहीं जाऊंगा। ये सुनकर काशी ने अपना मुंह खोला और अखंड ने उसे डिनर करवाने लगा। वही जब अर्थ ने अखंड को काशी को खिलाते हुए देखा तो बोला, बचपन में भाई मुझे खुद से खिलाया कर देते हैं, जब से मैं पिछले 9 सालों से कितना भी बुखार हो, मुझे चोट लग जाए, फिर भी भाई मुझे कभी नहीं अपने हाथों से खिलाया। ये तो गलत बात है भाई। उसके बगल में बैठे हुए रुद्राक्षी जोक में अर्थ के बगल वाली चेयर पर बैठरी हुई थी, सारी बात सुन रही थी। रुद्राक्षी ने कहा, तुम उनकी होने वाली बीवी नहीं हो कि वह तुम्हें इतने बड़े होने पर अपने हाथों से खिलाएंगे। रुद्राक्षी के बाद शंकर सुनकर अर्थ विद्यार्थी को घूरने लगा। चौबे रुद्राक्षी बोली, तुम 4 साल के बच्चे नहीं हो जो अखंड जीजू तुम्हें खाना खिलाएंगे। तुम्हें आशिकी से इतनी ही जलन हो रही है तुम शादी कर लो, तुम्हारी बीवी तुम्हें डिनर करवा दीजिए, वह भी अपने हाथों से, तो तुम्हें जलन नहीं
होगी और तुम मुझे घूरना बंद करो। लहसुन का अर्थ डेविल स्माइल करते हुए बोला, चलो तब तुम मुझे खिला दो या। सुनकर रुद्राक्षी के अर्थ को घूरने लगी। रुद्राक्षी को करते हुए देखकर राजवंत राजावत ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अभी अर्थ ने जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं अंकल, वे तुम्हें हमसे कुछ बातें करा था। अर्थ अपना डिनर करने लगा। काशी हिचकी जात हुए अखंड के हाथों से डिनर कर रही थी। वही अखंड में जवई को लास्ट फाइट खिलाया तो उसने पी के होठों को टच किया, काशी को पानी पिलाया और उसी हाथ से खाने लगा। ये देखकर काशी का फेस पूरा रेड चुका था। जब अखंड ने काशी को देखा तो उसकी फेस पर एक हल्की सी स्माइल आई जो कि किसी ने नहीं देखी, लेकिन रणविजय प्रताप सिंह ने सब कुछ देखा था। या देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। सबने अपना डिनर खत्म किया और बाहर गार्डन में जाकर पहले लगे। अब तक काफी रात हो चुकी थी, इसलिए राजावत ने कहा, हुकुम सा आज आप हमारे महल में रुक जाइए। आज तो पंडित जी नहीं आए क्योंकि उनकी खुद की बेटे की आज शादी थी, तो कल सुबह भी महल आ जाएंगे और कल हम लोग शादी की डेट भी तय हो जाएगी। यह सुनकर रणविजय प्रताप सिंह कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है आज अब रुक जाओ सारे यंग जनरेशन। जो कि वहीं गार्डन में कह रही थी तृप्ति और विराज, क्योंकि एक दूसरे के साथ साथ जा रहे थे। उन्हें देखकर रुद्राक्षी बोली, भाई आप कितने रोमांटिक हो रहे हो, आप कहो तो मैं चाची साथ ही बात करती हूँ। वह शादी का मुहूर्त जल्दी निकलवा देंगे। ये सूट कर तृप्ति अपना हाथ छुड़ाने लगी। विराज ने तृप्ति का हाथ छोड़ा दिया। विराज ने कहा, हम सोच रहे हैं आप हमारे लिए क्या बात करेंगे। हम बड़े बाबा से बात करते हैं कि वह आपकी शादी के बारे में सोचे। आप बहुत ज्यादा बोलने लगे हैं कभी। रुद्राक्षी ने कहा, विराज भाई आप मेरी टेंशन मत लीजिए, अभी तो पहले काशी दीदी की शादी होगी, इसके बाद तब का तब देखा जाएगा। वैसे भी मुझे अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर अर्थ बोला, आपको शादी में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप विराज की शादी करवाना चाहती है। ये बात सुनकर वहां पर सबक चेहरे पर स्माइल आ गई। रुद्राक्षी अर्थ को घूरते हुए बोले, तुम बोलो तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूं। अभी मैं जाकर कहती हूँ कि तुम्हें शादी करनी है। रुद्राक्षी और अर्थ की लड़ाई को सब लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वहां पर अखंड प्रताप सिंह के नहीं था। वही अखंड गार्डन के दूसरी तरफ फोन पर किसी से बात कर रहा था। अखंड ने कहा, मैं 2 दिन बाद इंग्लैंड आ रहा हूं, तो मैं आता हूं तो सारी प्रॉब्लम को देखता हूं। अर्थ ने फोन काटा और गार्डन में जहां पर सब लोग थे उस तरफ जाने लगा। वही काफी रात हो चुकी थी। तब विशंभर सिंह, राजवंत राजावत और रणविजय प्रताप सिंह जहां पर यंग जनरेशन थी वहां पर आए। तभी रणविजय प्रताप सिंह ने कहा, अखंड आज हम महल नहीं जाएंगे, हम फिर कभी चलते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर राजवंश राजावत से कुछ काम है और इस वक्त का फिर आज भी हो चुकी है। आप लोग थक गए होंगे तो अब सब लोग जाकर रेस्ट कीजिए। तभी गार्डन में खड़े 2 नौकरों को राजवंत राजावत ने इशारा किया तो वह आए। राजवंत राजावत में अखंड और अर्थ से कहा, यह नौकर आपको आपके रूम तक ले जाएंगे। सब धीरे धीरे महल के अंदर जाने लगे। रुद्राक्षी किचन में गई और रेजर से एक बोतल चिल पानी निकाला। रुद्राक्षी काशी के साथ काशी के रूम में चली गई। वही रुद्राक्षी काशी के रूम में गई और टेबल पर रखे मेडिसिन बॉक्स से मेडिसिन निकालकर काशी को दिया और एक गिलास में पानी पिलाया। काशी को बैठकर चलाने के बाद रुद्राक्षी खुद भी काशी के बेड पर सो गई। क्योंकि इस वक्त काशी के हाथ में चोट लगी थी तो उसे कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए वह सो रही थी। काशी तो दवाइयों के असर से सो चुकी थी, लेकिन रुद्राक्षी को नींद नहीं आ रही थी तो वह बालकनी में आकर बालकनी में रखे झूले पर बैठ गई। मैं इस वक्त चांद को देख रही थी और उसके आंखों में हल्की सी नमी थी। वह किसी से कहती नहीं, ठीक है, वह मम्मा बाबा को कितना मिस करती है। काशी, राजवंत राजावत, विशंभर सिंह, दीपाली, विराज और सभी लोग उससे इतना प्यार करते थे कि वह कभी मॉम डैड को मिस नहीं करती थी। लेकिन जब वह रात को अकेले रूम में रहती थी तो वह अपने मॉम डैड को बहुत मिस करती थी। दीपाली सिंह रुद्राक्षी और काशी को एक माँ जैसे ही प्यार करती थी। विशंभर सिंह और राजपूत राजावत उसे इतना प्यार करते थे। रुद्राक्षी के सारे लॉर्ड और नखरे उठाते थे विराज, काशी और रुद्राक्ष दोनों के लिए। यह एक बड़े भाई जैसा था जो कि उन्हें प्रोडक्ट और उनसे मजाक मस्ती करते थे। रुद्राक्षी चांद को देखते हुए सोचने लगी, जब वह सिर्फ 7 साल की थी, उस वक्त जिस दिन संडे होता था उस दिन बहुत स्कूल नहीं जाती थी। उस दिन न जाने क्यों रुद्राक्षी और काशी बहुत जल्दी उठ जाते थे और वे दोनों सुबह से उठकर सबको परेशान करते देते थे। वही सुबह सुबह जब डाइनिंग टेबल पर बैठकर 2 रोज जो रुद्राक्षी और काशी लेट आती थी, वह हर संडे को अपने
पहले डाइनिंग टेबल पर बैठकर प्लेट उल्टी पर चम्मच से टाइप करने लगती थी जिसकी आवाज किचन तक जाती थी। और रुद्राक्ष और काशी उस दिन अपने मन का नाश्ता कावेरी राजावत और गौतमी राजावत कुछ भी कर उनके मन का नाश्ता बनकर काशी और रुद्राक्षी को ना देती तो वह दोनों जब तक मिलता नहीं था तब तक पूरे महल में वह सब सारे नौकरों और राजवंत राजावत कावेरी और गौतमी कौशल राजावत को परेशान कर कर रखती दी थी, ना ही उन्हें नाश्ता करने देती थी। वही रात को सब महल में गार्डन में बैठे थे, वरना वह सब मॉल पार्क घूमने जाते थे। संडे की रात को सब लोग गार्डन में ब्रांच पर बैठ जाते थे और काफी देर तक बातें करते थे। वही कभी कदार उनका मन होता तो वह सब खुद भी एक कार्टून वाली मूवी लगा दी और हॉल में सबको बैठकर उनके साथ देखना पड़ता था। वे कभी भी मूवी देखने के बाद खुद से सोने के लिए अपने रूम में नहीं आती थी, क्योंकि हर बार फ्री मूवी देखते देखते ही हॉल में ही सो जाती थी। तब उन्हें राजवंत राजावत और केशव राजावत उन्हें खुद ही कमरे में सुलाकर उनके सर पर हाथ फेर कर काशी रुद्राक्षी को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाकर लाइट बंद कर कर रूम से बाहर आ जाते थे। या सोचते हुए उसने अपने मन में कहा, आई मिस यू मम्मा बाबा। उसकी आंखों से आंसू निकला और उसके गाल पर आ गया। रुद्राक्षी बालकनी से रूम के अंदर आए और बालकनी का गेट बंद कर दिया, जाकर बेड पर सो गई। वही अगली सुबह इस वक्त राजावत महल में हॉल में इस वक्त राजवंत राजावत विशंभर सिंह और रणविजय प्रताप सिंह बैठे हुए थे। वही ऋत्विक इस वक्त बाहर से आ रहा था, उसके हाथ में 3 बैग। ऋत्विक को अंदर जाता हुआ देखकर अखंड प्रताप सिंह ने पूछा, इनबॉक्स में क्या है? ऋत्विक ने कहा, अखंड और अर्थ सर के कपड़े हैं क्या? कहने के बाद ऋत्विक के रूम में गया और इस वक्त जिस रूम में अखंड रुका हुआ था, अखंड उस रूम में नहीं था। अखंड वॉशरूम में शावर ले रहा था। ऋत्विक ने अखंड का शॉपर अखंड के बेड पर रखा और रूम से बाहर आ गया। वह अर्थ के रूम में गया था। अर्थ भी इस वक्त सावन ले रहा था। उसने बैग रखकर अपने रूम में आ गया। उसने एक शॉप पर से अपने कपड़े निकाले, जाकर उसने पेशावर लेकर जैसे किया और नीचे हॉल में आया। आज सब लोग नॉर्मल ड्रेस पहना हुआ था, क्योंकि आज संडे था, इसलिए आज कोई ऑफिस नहीं जाने वाला था। वही जब अखंड प्रताप सिंह, अर्थ प्रताप सिंह और ऋत्विक हॉल में आए तो इस वक्त सब लोग और में बैठे हुए थे। सबको आया हुआ देखकर दीपाली जी ने कहा, इसलिए नाश्ता तैयार है, सब लोग नाश्ता कर ले। सब लोग जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। तभी काशी और रुद्राक्षी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठे। सबको गुड मॉर्निंग विश किया। काशी ने सिंपल ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, जिसने वह बहुत सुंदर लग रही थी, और रुद्राक्षी ने व्हाइट कलर का टॉप और ब्लू कलर के ट्राउजर पहना हुआ था। रुद्राक्षी के ट्राउजर पर डोरेमोन बना हुआ था। रुद्राक्षी बहुत ही क्यूट लग रही थी। राजवंत राजावत ने रुद्राक्षी की तरफ देखा और कहा, बेटा आपकी आंखें रेडी क्यों है? ये सुनकर रुद्राक्षी ने कहा, कुछ नहीं पापा, होना सुबह सुबह जब मैं बालकनी में आई तो मेरी आंख में कुछ चला गया था, जिसके कारण मेरा आंख रेड हो गया। वही अर्थ झोंके रुद्राक्षी को ही देख रहा था। उसे कुछ गड़बड़ लगे, फिर भी वह चुपचाप अपना नाश्ता करने लगा। सब लोगों बैठकर आराम से नाश्ता कर रहे थे। वही आज काशी अखंड से बहुत दूर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, इसीलिए वे दीपाली जी के हाथों से नाश्ता कर रही थी और उसको अपने ऊपर अखंड की नजरें महसूस हो रही थी। सबने अपना नाश्ता खत्म किया और नैपकिन से अपना हाथ साफ कर कर काशी, रुद्राक्षी, दीपाली बाहर गार्डन में चली गई। वहीं और में सारे जेंट्स बैठकर किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे, लेकिन वहां पर आकर नहीं था। अखंड अपने रूम में चला गया था। वही गार्डन में रखे हुए चेयर पर रुद्राक्षी, काशी और तृप्ति बैठकर बातें कर रही थी, और अखंड जो कि खिड़की पर खड़ा होकर काशी को ही देख रहा था। अखंड जहां पर खड़ा था वहां से गार्डन का पूरा नजारा साफ साफ दिखता था। वही कुछ देर बाद एक नौकर हॉल में आया और बोला, राजा साहब पंडित जी आए हैं। राजवंत राजावत ने उन्हें अंदर लाने को कहा। सोनाकर वहां से चला गया। कुछ मिनट बाद पढ़ने से आए और सबको प्रणाम कर कर वही रखे सोफे पर बैठ गए। राजवंत राजावत ने काशी और अखंड की कुंडली पंडित जी को दी तो पंडित जी बैठकर हाथ में गिनते हुए कुंडली को देख रहे थे। अभी कुछ समय बाद पंडित जी ने कहा, आज से 1 महीने बाद का मुहूर्त बहुत अच्छा है, इसके बाद 2 साल बाद ही अच्छा मुहूर्त है। ये सुनकर रणविजय प्रताप ने कहा, आज से 5 महीने बाद हम लोग शादी का डेट फिक्स करते हैं। दीपाली सिंह मिठाई लाई। 2 सब लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करवा दे लगे। पंडित जी वहां से जाने लगे। तभी राजू प्रजापत ने दीपाली सिंह को इशारा किया तो दीपाली सिंह ने एक नौकर को इशारा किया तो वह एक थाल लेकर आया। दीपाली सिंह ने थाल पंडित जी को दिया। अभी राजवंत राजावत ने कहा, आपकी बेटी का शादी
का तो हमारी तरफ से आपको ये तोहफा। पंडित जी ने हाथ जोड़कर रणविजय प्रताप सिंह और राजेंद्र रावत को प्रणाम किया और वहां से चले गए। वहीं तृप्ति काशी और रुद्राक्षी गार्डन से मैन की पीछे की तरफ चली गई, जहां पर एक छोटा सा तालाब बना हुआ था। काशी रुद्राक्ष की ज्योति तीनों ने अपना पैर पानी के अंदर डाला हुआ था और पानी के अंदर एक एक कर पत्थर डाल रही थी। वही उनके पास विराज आया तो विराज काशी रुद्राक्षी और चिट्ठी के पास बैठकर बोला, काशी दीदी की शादी की डेट फिक्स हो चुकी है। ये सुनकर रुद्राक्षी पीछे मुड़ी और बोली, कब हुई है विराज भाई? तभी विराज ने कहा, आज से ठीक 5 महीने बाद काशी की शादी का डेट फिक्स किया गया है। ये सुनकर रुद्राक्षी के चेहरे पर बाल आ गई। विराट का पीछे पीछे अर्थ भी तालाब के पास आया हुआ था। वहीं गिरे गिरे इस वक्त मौसम बदल रहा था और बारिश का मौसम हो बन चुका था। धीरे धीरे बारिश होना शुरू हुआ तो काशी बोले, सब लोग महल के अंदर चलते हैं, बारिश होने वाली है, होना चाहिए बारिश होगी तो। तभी रुद्राक्ष बोली, दीदी आप अंदर जाओ, मुझे आज थोड़ा भी ना आए। काशी ना ज्यादा मत कीजिएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। यह सुनकर रुद्राक्षी नेहा में सीरियल आया और काशी के साथ तृप्ति विराज भी महल के अंदर चली गई। इस वक्त तालाब के पास सिर्फ रुद्राक्षी और अर्थ बैठे हुए थे। धीरे धीरे बारिश होने लगी। रुद्राक्षी ने अपनी आंखें बंद कर ली और पानी को अपने चेहरे पर महसूस करने लगे। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, आपको बारिश पसंद है? रुद्राक्षी ने हाँ में जवाब देते हुए कहा, मुझे बारिश बहुत पसंद है। अभी आपने बोला आज आपने नाश्ते पर सब झूठ क्यों बोला कि आपकी आंखों में कुछ जाने के कारण आपका आंख रेड हो गया था? शंकर रुद्राक्षी जी ने अपनी आंखें खोली और बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? अर्थ ने कहा, ऐसी आंखें रेड तब होती है जब आप रोए होते हो। आपने सबसे झूठ बोल रही थी। तभी अर्थ ने पूछा, आप क्यों रो रहे थे? आप चाहे तो आप अपनी बातें मुझे शेयर कर सकती है। अगर आप चाहे तो अपनी बातें किसी से शेयर करता है तो उसका का दिल हल्का हो जाता है। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर शेयर करें। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।